जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी थी आपको। बीच में जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े इजी हैं रिलेटिवली, तो पहले इनकी रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर 5 6 की, फिर हम चलेंगे चैप्टर 3 4 की इंशाल्लाह। तो चैप्टर 5 ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ग्रुप टी एलिमेंट्स को हम ये एस ब्लॉक से इनका ताल्लुक है। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ज़मीन के नीचे इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। इनके नाम आपको याद याद होने चाहिए: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। कैल्शियम होता है 20 एंड 40, ये 12 एंड 24। बेरिलियम 4 और यहाँ पे 9। अच्छा जी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है कि इनकी जो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना आखिरी शेल की, वो है NS2। अब NS2 का क्या मतलब है कि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेरिलियम है 1s2 2s2, इसमें आता है 2s2। मैग्नीशियम में 3s2, फिर आगे 4s2 एंड सो ऑन। तो ये 2 3 4 इसको हम n लिख लेते हैं और एंड पे s2। ठीक है, फिर इनको याद करने का जो सिंपल तरीका है वो आपने ये याद रखना है, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद इनका ऑक्सीजन स्टेट +2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, +2 ऑक्सीजन स्टेट है इनकी। रिड्यूसिंग एजेंट, जाहिर सी बात है, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो ऑक्सीडाइज होती है, और जो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करती है। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजेज themselves by losing 2 electrons। ठीक है, दे आर प्रेजेंट beneath द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ये हम पढ़ चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स जिनको आप ओर्स कहते हैं। जनरल ट्रेंड्स इनके हैं कुछ, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इनकी एनर्जी की 2 वैल्यूज होंगी। जैसे इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैग्नीशियम +1 में जाता है। मैग्नीशियम गैशियस फॉर्म में जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम +1, फिर मैग्नीशियम +1 जो गैशियस फॉर्म में ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा मैग्नीशियम +2। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कहते हैं, दूसरे के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2। पहली जो है वो तकरीबन 738 होती है, एब्जॉर्ब होती है, दूसरी 1445 किलो जाउल पर मोल दोनों में। तो इस तरह इन सब की 2 होती हैं, पहली कम होती है दूसरी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। टॉप टू बॉटम इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। क्यों? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, ये सारी डिक्रीज होती हैं, सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इनका ट्रेंड है, ट्रेंड भी इन्होंने बनाया हुआ है। देखो फर्स्ट आयनेशन का, ये जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लो या दूसरी का देख लो, दोनों टॉप टू बॉटम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो कोई इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। जनरली सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। जो अट्रैक्शन है बिटवीन, रिपल्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स की, वो कम हो जाती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है आपने, तो अब इलेक्ट्रॉन कम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर देगी। आप ऐसे समझो, पहले मैग्नीशियम था, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे। अब ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम +1 में, अब 12 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 रह गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम हो जाएगी। न्यूक्लियस पहले 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब 11 को खींच रहा है, तो आसानी से अगला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स रिलेट टू केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शन। इनका ये आयोनाइजेशन एनर्जी का केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन से क्या ताल्लुक है। जैसे कुछ रिएक्शंस हैं, अगर आप सेकेंड ए के जो मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, इनको एसिड से रिएक्ट कराएंगे, आपके पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मेटल प्लस एसिड गोज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऑल 2 एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ भी चुके हैं। जितने भी 2A एलिमेंट्स हैं, 2A एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे अबव हैं, अबव H2। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वो हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप इनका कोई भी मेटल लें 2A का और HCl ले लें, H2SO4 ले लें, जिसमें भी हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर होगी उसको डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छे रिएक्टिव ज़्यादा हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि दे आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, मेटल्स। ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, दे फॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स। इसी से हमें मेटालिक रिएक्टर का भी पता लगता है। मेटालिक रिएक्टर क्या होता है? मेटालिक रिएक्टर का दूसरा नाम है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, यानी कि दूसरे बात में आप ये कर लो कौन सा मेटल ज़्यादा अच्छा है, इसको कहते हैं मेटालिक रिएक्टर। अब मेटालिक रिएक्टर केमिकल रिएक्टिविटीज़ का क्या ताल्लुक है? मेटल वो वाला अच्छा मेटल होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज वो कौन करता है? जिसकी आयरेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बेरिलियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। इसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा। कैल्शियम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब है मेटालिक करेक्टर का आयरेशन एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है। और आपको पता है आयरेशन एनर्जी लो किसकी होती है? इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम इन चारों को लिखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अब ये ऑक्साइड से पता लगेगा आपको कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जब हमने बेरिलियम का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, ये कोवलेंट ऑक्साइड है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड। ये एसिड से भी रिएक्ट कर देता है, बेस से भी रिएक्ट कर देता है। वैसे आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स और बेसिक इन नेचर याद रखना है, ये भी बताता हूँ आपको। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि आयनिक कंपाउंड है और ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ये बेसिक है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हैं क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो चीज़ वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस बना दे उसको अल्कली कहते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी है। फिर कैल्शियम भी इसी तरह करता है, आयनिक है, सॉल्युबल है, बेसिक है। स्ट्रोंशियम जब रिएक्ट करता है ये, और बेरियम जब रिएक्ट करता है ये दोनों परऑक्साइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखना, इनके अंदर ऑक्सीजन की वो आएगी -1/2 और ये स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं है, तो सबसे रिएक्टिव ये हैं। अब आप देखो ऊपर से नीचे आते हुए सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, पहले इनसॉल्युबल था, फिर स्पेयरिंगली भी सॉल्युबल, अब भी सॉल्युबल। फिर ऊपर से नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, पहले जो ऊपर वाला वो एम्फोटेरिक है, फिर जो ये वाले कम रिएक्टिव है, एंड पे परऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन वाई द रिएक्टिविटी ऑफ टू इंक्रीज टॉप टू बॉटम, तो ये आंसर आपके पास हो सकता है। वाई मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन बेरिलियम, ये आंसर है। वाई बेरियम या स्ट्रोंशियम इज मोर एक्टिव देन मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो आपके पास ये आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड। आगे है दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। पहले हमने एसिड रिएक्शन पढ़ा, अब है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम इनका जो है ना वो डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट। वजह क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है? मेटेलिक बॉन्ड के साथ। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? ये एक फॉर एग्जांपल मेटल की शीट है, इसके अंदर ये मेटल एटम्स हैं और हर मेटल आपको पता है मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लूज कर सकते हैं। वैसे भी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है एनर्जी बैंड थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं, इनके दरमियान वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इनके दरमियान में नो एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब पूरी शीट के अंदर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, और इन मेटल एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और साइज कितना है। जितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा इन ये 2a के जो जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, पीछे फैक्टर जिसका साइज कम होगा उसका मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब सबसे मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग किसका है? बेरिलियम का। और सबसे कम किसका है? तो जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रांग होगा। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। एक एक्सेप्शनल केस है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका कैल्शियम से कम है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। वजह क्या है? ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह का है, जिसकी वजह से ये एक एक्सेप्शन शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। अब चलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी विद वाटर, डाइल्यूट एंड O2। ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, अब दोबारा इसको रिपीट करेंगे। वाटर के साथ रिएक्टिव हमने कराया, एसिड की भी देख लिया, ऑक्सीजन भी देख लिया। ऑक्सीजन से हमने प्रूफ भी की इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। बेरिलियम ऑक्साइड विच इज कोवेलेंट इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इसकी प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, जो कि आयनिक है, सॉल्युबल इन वाटर है, और क्या है? बेसिक है, बेसिक। स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, वो कौन सा बनाते हैं? परऑक्साइड। ये वेरी रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो आयनिक हैं सिवाय बेरिलियम के। वजह, बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट इन नेचर क्यों है? कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। दुनिया में जितने भी कंपाउंड है वो कोवेलेंट इन नेचर भी होते हैं, वो आयनिक इन नेचर भी होते हैं। उनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी होता है, आयनिक करेक्टर भी होता है। अगर कोवेलेंट करेक्टर 50% से ज़्यादा हम उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, अगर आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा हम उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करती है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो बेरिलियम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। इन सब के अंदर आप देखें सबसे ऊपर है, साइज़ बहुत कम है। साइज़ कम होने की वजह से
उसकी जो पोलराइजिंग पावर है ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर की एबिलिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कम कर रहे हैं, शेयर ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से वो कोवेलेंट इन नेचर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था, पोलराइजिंग पावर वाला। फिर एक और एमसीक्यूज है कि बाकी सारे सॉल्युबल हैं लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, इसका क्या वजह है? आपको याद हो हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर 6 के अंदर पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा एच सोल्यूशन किसी भी चीज़ की नेगेटिव आए वो चीज़ सॉल्युबल होती थी, और अगर डेल्टा एच सोल्यूशन होती थी पॉजिटिव तो वो उसको लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल कहते थे आप। फिर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एच लेटस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी कि रिवर्स लेटस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो अगर डेल्टा एच लेटस ज़्यादा हो और डेल्टा एच हाइड्रेशन कम हो तो ओवरऑल आंसर इसका पॉजिटिव नहीं आ जाएगा डेल्टा एच सोल्यूशन का? तो अगर डेल्टा एच लेटस ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है, आंसर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। तो ये इस वजह से इनसॉल्युबल है क्योंकि इसकी डेल्टा एच लेटस, थोड़ी सी समझा भी देता हूँ। जब आप BeO को पानी में डालेंगे तो ये BeO+2 अलग हो जाएगा, O-2 अलग हो जाएगा। ये जो +2 है इसको वाटर सराउंड करेगा, वाटर का नेगेटिव पार्ट, इधर वाटर सराउंड करेगा वाटर का पॉजिटिव पार्ट, और वाटर इसको सराउंड कर लेगा, आपको याद होगा। तो पहले इसका बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, फिर इनको वाटर सराउंड कर लेगा, तब आप कहेंगे चीज़ सॉल्युबल है। अगर तो ये टूटने में टाइम ले रहा है, इसका मतलब इसको एनर्जी ज़्यादा लग रही है टूटने में, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। और अगर टूट जल्दी गया तो आप कहेंगे एनर्जी कम लग रही है। ये जो टूट के इधर आना, दिस इज डेल्टा एच लेटस। अगर ये एनर्जी कम लग रही है इसका मतलब जल्दी टूट गया है, अगर ये एनर्जी ज़्यादा लग रही है इसका मतलब जल्दी टूट नहीं रहा, और जो चीज़ जल्दी टूट के अंदर जाए ना वो सॉल्युबल नहीं होती। तो जिसकी डेल्टा एच लेटस ज़्यादा होगी वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा, और उसमें आंसर भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज लेस सोल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बाकियों की बात है, क्यों? बिकॉज दे व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अल्कली, ठीक है। ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस बन जाए उसको आप अल्कली कहते हैं। कई बुक्स पे अल्कली बेस को सेम भी कहा जाता है। दे रिएक्ट विद एसिड इन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एक तो ये आपके पास हो गया कि बेसिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस बनाते हैं। फिर दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, अगर हम इसको किसी बेस से रिएक्ट कराएं रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर इनको किसी एसिड से रिएक्ट करा दे तो रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर ये MgO एसिड के साथ रिएक्ट करके MgCl2 और ये बना रहा है, तो ये हमें पता है सॉल्ट और वाटर तब बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। हमें पता है HCl हमने एसिड लिया है, तो अंडरस्टूड अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? बेस होगा। तो दो तरीके पता लग गए, प्रूव दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। पहला, वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस बना रहा है, अल्कली बना रहा है। दूसरा, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। फिर अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक चीज़ वो होती है जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए बेस से भी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इसलिए था क्योंकि बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा है, एसिड से कर रहा है। ये दोनों हैं। इसको जब हमने एसिड से रिएक्ट कराया इसने BeCl2 और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बना दिया। जब हमने एसिड के साथ बेस के साथ कराया इसे फिर भी रिएक्ट कर गया, सोडियम बेरिलेट। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसने बनाया, लेकिन है ये क्या है? सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। दोनों सूरतों में रिएक्ट तो कर गया ना, हमारा असल पॉइंट है रिएक्ट किया कि नहीं। वो तो बेस रिएक्ट नहीं कर रहे, ये बेस से भी कर रहा है एसिड से भी कर रहा है। जो चीज़ बेस से भी रिएक्ट करे एसिड से भी करे उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद फ्लेम टेस्ट है जी। फ्लेम टेस्ट किसी भी चीज़ के अंदर मेटल को आपने अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल है तो आप उसके लिए टेस्ट करते हैं। इट इज अ टेस्ट यूज टू फाइंड कैटाइन टाइप इन अ सॉल्ट, कि कौन सा कैटाइन है उसके अंदर, मेटल कैटाइन कौन सा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, कौन सा है। जो साल्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें करते क्या, इसका प्रोसीजर क्या, हम एक थिक पेस्ट बनाते हैं। जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए उसके अंदर 2-3 ड्रॉप HCl का डालें और थिक सा पेस्ट बना लें। नाइक्रोम की वायर लेते हैं जो कि निकल क्रोमियम का अलॉय होता है, इसके अंदर वो भी छोटे छोटे मेटल होते हैं। बर्नर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वो जो नाइक्रोम की वायर है उसके ऊपर साल्ट लगा के पेस्ट बना के नीचे से फ्लेम के ऊपर उसको ऐसे रख देंगे। फ्लेम का कलर आपको बताएगा कि कौन सा मेटल है। क्यों? जो बेरिलियम है वो एप्पल ग्रीन शो करता है, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम स्कारलेट रेड एंड सोन। तो कलर से आप बता सकते हैं। वैसे ही आपका PBA का पार्ट है लेकिन आपको इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि इसमें कलर क्यों आता है, असल चीज़ तो इसके अंदर केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है वो ये है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। इलेक्ट्रॉन्स जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं ऊपर नीचे आते जाते हैं, जब ऊपर नीचे आते हैं तो वो वेवलेंथ रिलीज करते हैं, आपको पता है। जब ऊपर जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब वापस आते हैं एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जब एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे तो इसका कोई ना कोई कलर होगा, अगर ये विजिबल रीजन में होगी वो कलर आपको बताएगा कि कौन सा कैटाइन है, क्योंकि हर कैटाइन डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट वेवलेंथ जनरेट करता है। अच्छा जी, आखिरी रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अभी हमने पढ़ा क्या बनाएंगे ये, अगर मेटल वाटर के साथ करें बेस बनाएंगे, अल्कली बनाएंगे। तो ये देखो ये भी बेस बना रहा है, ये भी बेस बना रहा है। फर्क क्या है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ये कोल्ड से भी कर देता है, हॉट से भी।
इससे भी प्रूफ हो गया कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। मैग्नीशियम कोल्ड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है। कैल्शियम मैग्नीशियम भी हॉट से भी कर रहा है, कोल्ड से भी, इसका मतलब भी ज़्यादा रिएक्टिव है। और हम पढ़ चुके हैं टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड सॉरी ये जो मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। ये मेटल कम रिएक्टिव है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी का आयनाइजेशन एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है। आपने रिएक्शन से भी प्रूव कर दिया। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट विद cold water, it can only react with steam, while calcium can react with cold water as well as hot water। तो ये आप लिख देंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो थ्योरेटिकली आप लिख सकते हैं कि इसकी एनर्जी लो होती है इस वजह से, लेकिन आपने रिएक्शन से प्रूफ भी करना है। फिर है जी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। एसिड से रिएक्ट करना वही तरीका, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस सारे रिएक्ट कर जाते हैं। ऑल एल्कली मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्साइड्स, ये भी हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि इनके ऑक्साइड बेस होते हैं, तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1A एंड 2A। अब 1A और 2A को आपस में रेट करते हैं। याद रखना है आपने लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, मेटल्स रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम करती है इंक्रीज, लेफ्ट राइट करती है डिक्रीज। क्योंकि रिएक्टिविटी का ताल्लुक किसके साथ है? रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये ज़्यादा। अब लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? बढ़ती है, इस वजह से रिएक्टिविटी कम है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आगे सारा आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज डिक्रीज होती है। मेन रीज़न क्या है? साइज ऑफ एटम्स। इधर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, इधर इंक्रीज होता है। तो साइज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर लेफ्ट राइट डिक्रीज करती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की, तो 1A लेस रिएक्टिव होने चाहिए, मोर रिएक्टिव होने चाहिए 2A से। तो हम यही बात देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटेलिक करेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तीन मतलब है इसके। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, लेफ्ट राइट डिक्रीज करेगी। अब ये तो थ्योरेटिकल बात होगी ना, अब इनको हमने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू साबित भी करना है। अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हैव लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। जैसे प्रूफ, ये प्रूफ देखो इसका। सोडियम वाटर से ऐड करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों बेस बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पहला रिएक्शन है ये ज़्यादा एक्सक्लूसिव रिएक्शन है एज कम्पेयर टू सेकंड। आपने पढ़ा होगा सोडियम को पानी में डालो आग लग जाती है। तो प्रूफ हो गया कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। क्लियर है। फिर है जी यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड। इनके यूजेस क्या हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है कैल्शियम एज अ लाइमस्टोन, ठीक है, मार्बल बनाने के लिए। मार्बल कहाँ यूज़ होती है? बिल्डिंग मटीरियल्स में, और फिर टाइल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्लीन में करके ये इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। इससे हम क्विक लाइम भी बनाते हैं। क्विक लाइम फिर आगे सॉल्वेज प्रोसेस में वो सोडियम वाशिंग सोडा बनाने वगैरह की इस्तेमाल भी आता है। और हाई टेम्परेचर इससे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं डिफरेंट जगह पे। इसी क्विक लाइम को सैंड और क्ले सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेंसाइल कंक्रीट मटेरियल, सारा कुछ मेटल रोड्स की जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज वो इसी के अंदर होती है। तो ये इसका यूज़ हो गया सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये सारा। अब इसका जो यूज़ है, यूज़ इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, स्लेक्ड लाइम। याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लाइमस्टोन को, और कैल्शियम कार्बोनेट जो को हीट करके जब आप क्विक लाइम बनाते हैं उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये अगर सॉलिड फॉर्म है तो उसको स्लेट लाइम कहेंगे, और अगर इसकी एक्वस सोल्यूशन है उसको कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ किया जाता है? न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच ऑफ सॉइल। अब अगर आप खाद्य दे दे के आपने जो ज़मीन है उसको एसिडिक कर दिया तो उसके अंदर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो ज़मीन के अंदर जो एसिडिक कंपाउंड है वो रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बना देता है, तो उसकी पीएच क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है। मेडिकल इंडस्ट्री में इट एब्जॉर्ब एक्सरे स्ट्रांगली सो इट कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिस। एक्सरे जो टेस्ट होता है उसमें यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक, स्टमक में, इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर के लिए। फिर मेडिसिन में इसका क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होती है? क्रिस्टलेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको एसिडिटी ऑफ स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। तो ये वाली दवाई खाएं जिसके अंदर ये है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, और ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी नहीं है, तो हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 2A के कार्बोनेट, सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। क्या कार्बोनेट्स हैं इनके? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। कार्बोनेट्स जनरली जब हीट किया जाता है कार्बोनेट्स को, वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी कार्बोनेट को हीट करें वो ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में CO2 गैस बनाते हैं। ये जनरल रूल है, ठीक है। कार्बोनेट्स ऑलवेज डिकम्पोज एंड गिव ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम नाइट्रेट गिव्स
ऑक्साइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये जब भी डिकम्पोज हो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, नाइट्रेट्स हैं तो नाइट्राइट बनेगी। अच्छा जी, अब क्या कहा यह जाता है, जनरल ट्रेंड ये है कि टॉप टू बॉटम द हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट नाइट्रेट इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आप नीचे की तरफ आए तो हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स और कैल्शियम नाइट्रेट इंक्रीज होती है। जैसे मैं कहता हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़ना आसान है कि कैल्शियम कार्बोनेट को, तो आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट को अकॉर्डिंग टू स्टैंड। इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट को तोड़ना आसान है कि कैल्शियम नाइट्रेट को तोड़ना आसान है। तो इसका अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है, देखो इन सारे मेटल्स पे +2 चार्ज है और कार्बोनेट पे चार्ज है -2। +2 का मतलब है इन दोनों को आपस में जोड़ दो, सिंपल फार्मूला जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आपने इनके साथ जोड़ना नाइट्रेट को, नाइट्रेट पे -1 होता है तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा। वो फार्मूला बनेगा MnO3 बार ट्वाइस। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का ये फार्मूला है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का भी ये फार्मूला है, तो ये इनका फार्मूला डिफरेंट है, याद रखना। अच्छा, क्यों अब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स डिपेंड अपॉन द हीट ऑफ रिएक्शन। जितनी हीट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उतना इसको तोड़ना मुश्किल होता है। इट मीन्स लोअर कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स आर मोर स्टेबल एंड आर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्यों है, देखो मैग्नीशियम को जोड़ा आपने कार्बोनेट के साथ, इधर इधर आपने कैल्शियम को जोड़ा कार्बोनेट के साथ, टॉप टू बॉटम साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है। साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या उसे कहते हैं, हाँ बस ठीक है, इतना याद रखो। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। अब देखो पोलराइजेबिलिटी से क्या होता है, डिस्टॉर्शन होती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर। एज वी मूव अप द साइज ऑफ कैटायंस डिक्रीजेस विच कॉजेज मोर, उल्टा लिख दिया मैंने, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे लिखना है। और प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे याद रखना है। ठीक है, हाँ अब देखो जो ऊपर वाले मेटल्स ऊपर से नीचे हो तो साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो ऊपर वाले कार्बोनेट्स हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर है, जब नीचे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आयनिक इन कैरेक्टर। एज वी मूव अप, ऊपर को अगर जाएं साइज डिक्रीज कर देता है विच काजेज मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयन, द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू विच CO बॉन्ड इन कार्बोनेट गेट्स वीकन, सो इट इज इजी टू ब्रेक कार्बोनेट। अब जरा गौर समझना है, इन दोनों में को कंपेयर करते हैं, ये ऊपर है ये नीचे है। ये मेटल छोटा है, ये क्या करेगा, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को जोर से खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा। जब ज़्यादा खींचेगा इनके अंदर डिस्टॉर्शन ज़्यादा आएगी और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर वाले ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, ये जो स्फेरिकल है, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके नहीं है, इसके भी हो चुके हैं, शेयर हो चुके हैं, और इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। इधर ऐसा नहीं है, इधर देखो इसका बॉक्स थोड़ा, इसका जो सर्कल है थोड़ा गोल है, क्योंकि बड़ा मेटल है, वो इतने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा। वो क्या कर रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसके इसके पास है, सिर्फ चार्ज की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक शेयरिंग वाला फिनोमिना नहीं है, ये क्या है, अपना अपना अलग लेकिन सिर्फ साथ जुड़े हुए आयनिक कैरेक्टर है। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कम। अब होगा क्या, अब कार्बोनेट, आपको पता है कार्बोनेट का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये एक क्वेश्चन के साथ डबल बॉन्ड होता है, एक इस पे -1 इस पे -1 CO3 -1। अब कार्बन के बॉन्ड ये वीक हो जाएंगे क्योंकि इसकी कार्बोनेट के, क्योंकि इसके अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, मेटल इसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। जब पोलराइज करेगा तो इसके ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएंगे, वीक। जब वीक हो जाएंगे तो आसानी से टूट सकता है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, टूटने की वजह से CO2 अलग हो जाएगी इसमें से और ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगा। लेकिन इधर इतनी डिस्टॉर्शन नहीं हो रही तो ये आसानी से तोड़ नहीं सकता। तो ओवरऑल क्या बना, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेबिलिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से किसकी ज़्यादा है, इसमें से किसकी ज़्यादा है, रीज़न आपको पता लग गई, आपने इसका ऐसे आंसर लिखना। अब चलते हैं जी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट्स। ये कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स हो गए, अब हाइड्रोक्साइड्स पे आते हैं, सल्फेट्स पे आते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट, इस पे हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 है, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वो वाला फार्मूला बनेगा। ये -2 +2 तो सिंपल फार्मूला बन जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये अच्छा ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, और ऑफ 2 इंक्रीजेज एज टॉप टू बॉटम। अब ये उसका उल्टा हो गया थोड़ा सा, वो चीज़ें स्टेबल थी वो जल्दी टूट नहीं रही, जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं।
उनकी जो डिकम्पोजिशन थी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, तो इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। सॉल्युबिलिटी अलग चीज़ है, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन थोड़ी अलग चीज़ है। ये है कि पानी में फेंकने से कौन जल्दी वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, अभी जो हमने पढ़ा था हीट ऑफ सोल्यूशन वाला। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ 2 इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, मतलब नीचे वाले हाइड्रोक्साइड जल्दी सोल्युबल होते हैं, ऊपर वाले जल्दी सोल्युबल नहीं होते। जैसे सबसे नीचे बेरियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, तो इनकी सोल्युबिलिटी देखो डिक्रीज हो रही है अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगी। रीजन क्या है? क्योंकि ये किससे फाइंड करते हैं? डेल्टा एच लेटेस्ट माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। डेल्टा एच लेटेस्ट होगी तो लेस सोल्युबल पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा एच कम होगी तो मोर सोल्युबल नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है जब टॉप टू बॉटम आएंगे हाइड्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, लेटेस्ट की कम होगी। अब इसकी क्या वजह है? इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट इसमें से इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट ज़्यादा काम की है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ कैटाइन। अब चार्ज तो सम पे +2 है, लेकिन साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, तो जिसका साइज बढ़ेगा इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट कम होगी, और इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट कम होगी तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आएगा तो हीट ऑफ सोल्यूशन बढ़ जाएगी। एज चेंज चार्ज इज सेम इन ऑल हाइड्रोक्साइड, सो द फैक्टर इज ओनली साइज। तो ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डेल्टा if hydration extent decreases to more extent, so the overall trend will be exothermic। यही वही बात लिखी उसने कि डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लेटस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इंथैल्पी ऑफ लेटस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो साइज बढ़ रहा है, इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट कम हो रही है। अब वो कहता है जी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी सेम है, वो भी साइज पे और चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज तो सेम है, साइज बढ़ रहा है तो ये कम होगी। अब मसला आ गया, ये भी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, दोनों कम होगी तो सोल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई? तो पॉइंट ये याद रखना है, हाइड्रोक्साइड्स में या सल्फेट को छोड़ो, भी हाइड्रोक्साइड देखो पहले। हाइड्रोक्साइड के अंदर लेटेस्ट ज्यादा कम हो जाती है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन, ठीक है? हाइड्रेशन जो है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होती जितनी लेटेस्ट कम हो जाती है। जब लेटेस्ट ज़्यादा कम हो गई हाइड्रेशन, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सल्फेट्स में उल्टा है, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, सेम सारा कुछ। उसमें लेटेस्ट कम डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। जब हाइड्रेशन ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो आंसर पॉजिटिव में नहीं आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों? देखो इस केस में आपके पास है हाइड्रोक्सल, उधर है आपके पास सल्फेट। हाइड्रोक्सल का अलग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, सल्फेट का अलग है। ये मेटल्स को और तरह से अट्रैक्ट करेगा, ये और तरह से अट्रैक्ट करेगा, इनकी बॉन्डिंग अलग है। इनका मतलब अगर आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में करना है और मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में फेंके तो जल्दी टूट जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जल्दी नहीं टूटेगा। ये इसकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी जल्दी नहीं डिक्रीज होगी, इसकी लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी इंक्रीज ही होगी। तो इसका ओवरऑल आंसर इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी जो सॉल्युबिलिटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड वो डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स का आपस में कंपैरिजन। तो इसमें एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट डिक्रीज करती है, लेकिन उससे के कंपेयर लेस ऑब्वियस है। इसमें जो हाइड्रेशन डिक्रीज करती है वो मोर ऑब्वियस है। तो हाइड्रेशन ज़्यादा ऑब्वियस है, ये कम ऑब्वियस है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव, सॉरी ओवरऑल आंसर इसका क्या आएगा? ओवरऑल आंसर इसका जो आएगा वो एंडोथर्मिक आएगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। होप सो ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमने कहा शुरू में ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं तो इनको एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, इनको ज़मीन से बाहर भी निकाला जाता है। ये वही है जो आपने 10th में पढ़ा था। तो ये beneath अर्थ होते हैं, इनको इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और क्लोराइड्स, इनको ओर कहा जाता है, ठीक है? ओर यहाँ ये सल्फाइड की फॉर्म में होगी और यहाँ ऑक्साइड की, यहाँ क्लोराइड्स की फॉर्म में। इनको हम कैसे करते हैं? इनको एक्सट्रैक्शन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, माइनिंग, रोस्टिंग, फिर स्मेल्टिंग, सारा कुछ याद है। फिर एंड पे हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसको ज़रा जल्दी जल्दी से देखते हैं। और प्रिपरेशन क्या है? मिनरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड क्रश टू पाउडर फॉर्म एंड इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड टू गेट पार्टिकल्स। याद होगा आपको वो हम इसमें वो गैंग पार्टिकल्स को और पार्टिकल को अलग करते थे फ्लोटेशन मेथड से, वो ग्रेविटी वाले मेथड से, ठीक है? उससे अलग करते। फिर जब वो गैंग पार्टिकल अलग हो, पीछे और पार्टिकल बचे, उनकी हमने क्या करनी? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे हीट करना, ठीक है? हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं आप तो वो चीज़ उसमें से वो चीज़ छूट जाती है। ग्रुप 2 एलिमेंट कैन बी रोस्टेड एट हाई टेम्परेचर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप हीट करेंगे ज़रा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रिडक्शन में क्या करते हैं? जो हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं इनको रिड्यूस करके मेटल में लेके जाते हैं हम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है? फिर इलेक्ट्रोलिसिस टू गेट प्योर। उसके बाद क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनकी।
जो यहाँ से मेटल आपको, जैसे मैं इसका एक रिएक्शन भी लिख देता हूँ आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसको आप मैं इसको CO से रिएक्ट करा देता हूँ, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम प्लस CO2, मेटल बन गया। ठीक है, अब ये इस मेटल की हम मज़ीद क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, आपको प्योर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है उसमें आपको प्योर मेटल मिल जाता है। इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जांपल है, जैसे ये और है, एक बेरिलियम की बेराइल और है, ठीक है, एक कम्प्लेक्स और है। एक्सट्रैक्शन इज डन बाय एसिडाइजेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये कुछ प्रोसेस उसने बताए हुए हैं। आफ्टर दिस स्टेप द कम्प्लेक्स कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू अ सिंपलर वन, ये कम्प्लेक्स है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर मेटल में, फिर आप इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कर लेते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की और है, ठीक है, इसको आप ऑक्साइड से पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल में, मेटल के में ऑक्साइड करने के बाद फिर आप इसकी रिडक्शन करा के उसके बाद फिर आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेटल मिला है हमें। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड कैन बी रिड्यूस बाय मेटल ट्रीटिंग विद मेटल लाइक सोडियम, ये भी एक इसने मिसाल दी है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड्स वाली और है ना, इनको आप सिंपल मेटल सेट करा के भी क्या करा सकते हैं, प्योर मेटल ले सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, इस टॉपिक की आप एक दफ़ा रीडिंग लाजमी कीजिएगा कि कौन कौन से मेथड आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आसान से टॉपिक है, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में नहीं इसको किया। तो ये आप इसको एक दफ़ा रीड भी कर लीजिएगा, ये जो मैंने आपको दिखाया है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।